हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स में बुद्धिज्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बुद्धिज्म को भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिस तरह हमने जैनिज्म को भी 3 पार्ट्स में पढ़ा था, राइट। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस सेशंस अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है। एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज अगर आपने फॉलो नहीं की है प्रीलिम्स वाली, तो मेक श्योर एक एक सेशन को आप देखें। उसके अलावा इन सभी सेशंस में जो सवाल मैंने पूछे हैं मुझे जवाब उनके कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी फील करते हैं। उसके अलावा इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इन स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुका हूं, और अब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ताकि आपको स्पेशल क्लासेस के लिंक मिलते रहें। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक पे आपको ज्यादा फीचर हैं। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान्स लें ताकि आपको ज्यादा फीचर्स मिले। आगे समझाता हूं कैसे। आइकॉनिक के फीचर्स अभी देखते हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, ठीक है। आपको पर्सनल कोच मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी मिलेगा आपको, राइट। सो ये आइकॉनिक के एडिशनल फीचर्स हैं। उसके अलावा 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। और ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो प्लान्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। किताब सीरीज अनअकैडमी ने शुरू करी है, जिसमें हर वीक जो है वो 2 बुक्स को कवर किया जाएगा। यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड रहेंगी वो बुक्स, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा इन किताबों को, जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं एजुकेटर्स, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि ऑप्शनल से बेटर आपको कॉम्बो ऑफर रहेगा, जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर, जिसमें 25% प्लस 10% का डिस्काउंट है। लेकिन आपको साथ में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जीएस की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। 1 साल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 57,500 रुपीज, 2 साल के लिए 83,100 और 3 साल के लिए 1,01,010 रुपए। ये है जीएस प्लस ऑप्शनल, एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल। फॉर 1 ईयर इट्स 76,500, फॉर 2 years it's 1,17,750, and for 3 years it's 1,55,750 rupees. So make sure you subscribe and use my code Chauhan Sir History, क्योंकि अभी 1 अगस्त से पहले पहले आप सब्सक्राइब कर लें और 21 जुलाई से पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको 57.5K में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जीएस प्लस ऑप्शनल का, जिसमें आपको जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको 20 बुक्स का सेट, ठीक है, 57.5K में। अदरवाइज 1 अगस्त के बाद जो है वो प्राइस बढ़ जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें अभी और कोड यूज करें मेरा चौहान सर हिस्ट्री। और 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर अनअकैडमी का प्रॉमिस आपको मिल रहा है। अगर आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन लेने के बावजूद यूपीएससी सीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है आपका, सो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो है ही। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी मेंस 2022 तक वैलिड है, 2 साल की मेंस 2023 तक वैलिड है। उसके अलावा 80 टेस्ट एवरी ईयर की जीएस की टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 30,000। लेकिन अगर आप 1 साल का प्लान सब्सक्राइब करते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल, कब से पहले? अगस्त से पहले, क्योंकि अगस्त में जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा। और अभी 21 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, जिसमें आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का तो यही सही समय है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, ठीक है। आपको बहुत फायदा होगा, आप लोन ले सकेंगे 0% इंटरेस्ट पर, बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट तो है ही, जिसकी अदरवाइज वर्थ 10,000 है, लेकिन आपको साथ में मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का प्लान का। ध्यान रखिएगा, ये जीएस प्लस ऑप्शनल पर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ठीक है, जीएस की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल, ये आपको 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर
अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा एक 21 जुलाई से फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। और रिपोर्ट एंड विन बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, मैंने यूज किया है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, आप लोग जानते ही हैं, 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट अवेलेबल है। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन आप कर सकेंगे। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज हमें इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हम समझ रहे थे, तो इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को हमने 2 हिस्से में बांट दिया था। पहला था हमारा हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स और दूसरा था हमारे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स। तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हमने पहले स्टडी की है। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में डिफरेंस क्या है कि ऑर्थोडॉक्स को अगर मतलब इंडियन फिलोसॉफिकल टर्म्स में कहा जाए तो ये आस्तिक है और वो नास्तिक हैं। और आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन, वेस्टर्न डेफिनेशन क्या है कि जो गॉड में विश्वास करता है वो आस्तिक है, वो एथियस्ट है। जो गॉड में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। बट दिस वाज नॉट द केस इन इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि आस्तिक वो है जो वैदिक ट्रेडिशंस पर विश्वास करता है और नास्तिक वो है जो वैदिक ट्रेडिशंस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। आप आस्तिक होते हुए भी एथियस्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है वो आस्तिक होने के बावजूद एथियस्ट है, राइट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है बट स्टिल इट्स एथियस्ट। बताएंगे उन 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में से ऐसा कौन सा है, ठीक है। अब दूसरी साइड हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट पढ़ रहे थे, तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम 6 हैं, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, ठीक है। संख्या, योग, मीमांसा, विशेषिका, न्याय, राइट। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जो कि आस्तिक भी है और एथियस्ट भी है। दूसरी साइड हेटेरोडॉक्स सिस्टम में मैंने आपको बताया था चरवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म और कुछ कैपेसिटी में आजीविका, जिसमें से हम चरवाक, आजीविका और जैनिज्म को समझ चुके हैं। आज हमें बुद्धिज्म को समझना है और जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें जो है वो हमें क्रिएटेड रखना है। मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को हमें पॉइंट आउट करना है और हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जैनिज्म क्या है और बुद्धिज्म क्या है, राइट। सो इनकी फिलॉसफी हम देखेंगे क्या है, क्या कहना चाह रहा है बुद्धिज्म, आज हम अच्छे समझेंगे। और हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन के साथ ही शुरू होता है, ठीक है। सो 563 से 483 BCE गौतम बुद्ध की लाइफ का मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है, बट स्टिल इट इज डिस्प्यूटेड। अलग अलग सोर्सेज अलग अलग डेट्स बताते हैं, ठीक है। वन ऑफ द नोटेबल कंटेम्पररीज ऑफ महावीरा वॉज गौतम। सो वर्धमान महावीरा के कंटेम्पररी है गौतम बुद्ध। अब ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट डेवलप क्यों हुए? क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से दुखी थे। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो वैदिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, खासतौर पे संख्या और योग, या उसके अलावा और मतलब जो वेद संहिताएं और जो ब्राह्मणों में लिखे हुए जो रिचुअल्स है और उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी वजह से जो क्षत्रिय क्लैन दुखी है, क्षत्रिय वर्ग जो दुखी है, क्षत्रिय वर्ण जो दुखी है, उन क्षत्रियों में से हमें हेटेरोडॉक्स सेक्ट डेवलप होते हुए नजर आते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो क्या ये मियर कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई डीप कॉन्सेप्ट छुपा है? तो जब मैं आपको ऑप्शनल लेवल पर ले जाऊंगा तो वहां पर ये एज अ क्वेश्चन फॉर्म होता है। प्री लेवल के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। गौतमा और सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट डे ये किस राज्य, किस देश का हिस्सा है लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, राइट। द साइट ऑफ हिज nativity is marked by a celebrated Rumendei pillar of Ashok Maurya. Now, Mauryans adopted the heterodox sects and especially Ashoka adopted Buddhism to celebrate the nativity. अशोक ने क्या किया? रुमेनदेई में एक पिलर जो है वो इरेक्ट किया। आप मुझे बताएंगे कि वो पिलर जो है वो स्टोन का है या मेटल का है? क्या वहां पर रॉक इंस्क्रिप्शन है या नहीं है? ठीक है, अगर है तो वो मेजर रॉक एडिक्ट है या माइनर रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है? अगर पिलर एडिक्ट है भी तो उस पिलर एडिक्ट में जो लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में
और किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। His father was Shuddhodhan, who seemed to have been elected ruler of Kapilvastu and headed the Republican clan of Shakyas. Now, गणसंघ, शाक्य गणसंघ के रिपब्लिकली इलेक्टेड हेड हैं शुद्धोदन, जिनके पुत्र हैं सिद्धार्थ, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है। दैट मीन्स क्षत्रिय क्लैन है ये, राइट, शाक्य क्लैन है, क्षत्रिय है ये, मतलब। और शुद्धोदन या नॉट महावीर बट सिद्धार्थ जो है वो क्या है, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं। हिज मदर वॉज माया, प्रिंसेस ऑफ देवदाहा, अ स्मॉल टाउन इन शाक्य टेरिटरी, राइट। सो मदर भी जो है वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग कर रही है। एज हिज मदर डाइड एट चाइल्ड बर्थ, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी। सो उनकी जो फॉस्टर मदर है, या जिन्होंने उनको पाला, या दाई माँ जिसे कहते हैं, वो थी प्रजापति गौतमी। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट से सवाल बनते हैं, वैसे यूपीएससी कभी कभी इस तरह के सिली क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन मानकर चलिए, ये बात आप मानकर चलिए कि बुद्धिज्म पर सवाल तो बनेगा ही बनेगा। देयर इज अ गुड 80% से भी प्लस चांसेस हैं कि बुद्धिज्म पर सवाल तो प्री में बनेगा ही बनेगा, और ऑप्शनल में एज वेल एज GS1 में आर्ट एंड कल्चर के तहत बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। या कुछ ना कुछ इस तरह का मिक्स बैग सा क्वेश्चन आएगा, जहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको। यानी कि मान लीजिए स्कल्पटिंग पर सवाल है, तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स तो मिले हैं हमें, भरपूर मिले हैं, ठीक है, BCE के भी मिले हैं और CE के भी मिले हैं। मान लीजिए रॉक कट आर्किटेक्चर पर सवाल अगर GS1 में पूछा जाता है, तो उसमें भी बुद्धिज्म आएगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स पर भी सवाल बनता है, तो वहां पर भी बुद्धिज्म मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, पाली भाषा में, फिर संस्कृत भाषा में। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड यशोधरा एंड गेव बर्थ टू सन राहुला। तो इनके परिवार की बात हमने देखी, माता पिता, उनकी स्पाउस वाइफ और उनके पुत्र राहुल, ठीक है। तो जीवन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है बुद्ध का, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन से ये मिथ्या जुड़ी हुई है कि उनके पिता को ये विजन था कि सिद्धार्थ जो है वो मतलब रिनंशिएट कर देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। तो उनके पिताजी ने व्यवस्था ऐसी क्रिएट की हुई थी कि सिद्धार्थ जो है वो मतलब एक बिल्कुल क्लोज्ड एंड क्लोज्ड माहौल में रहे, जीवन के हार्श रियलिटीज को ना देखे। लेकिन जब सिद्धार्थ ने जीवन की हार्श रियलिटीज को देखा, तब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे ये भोग विलास का जीवन नहीं जीना है, मुझे एक श्रमणिक जीवन को जीना है। वहां से फिर सिद्धार्थ के बुद्ध के बनने की जर्नी जो है वो शुरू होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो कहानी जो है वो सभी ने सुनी ही होगी, राइट। सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड गौतमा शोड अ मेडिटेटिव बेंट ऑफ माइंड। द 4 साइड्स ऑफ एन ओल्ड मैन दिखा उन्हें, अ डिसीज्ड मैन, बीमार एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक कॉप्स, एक मतलब अर्थी उनको जाती हुई नजर आई, और एक एस्टिक यानी कि एक श्रमणिक या एक भिक्षु उन्हें नजर आया। turned him away from worldly life and made him realize the hollowness of the worldly pleasure. So यहां से आप कह सकते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी जागी कि ये जो जीवन है, राइट, सो दैट मीन्स उनका जो मतलब स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना या जीवन का क्या मतलब है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी जागी, एंड ही रिनंशिएट द भोग विलास लाइफ ऑफ मतलब मैरिड लाइफ, इन सबको छोड़ दिया और जंगल में चले गए, ठीक है। At the birth of his son Rahula, he left home at the age of 29 in search of truth. एक साइड उनके पुत्र का जन्म हुआ और एक साइड बुद्ध जो है वो सब कुछ छोड़कर 29 साल की उम्र में घर उन्होंने छोड़ दिया। इसको कहा गया द ग्रेट रिनंसिएशन या महाभनिष्कर्मणा। अब मुझे बताएंगे महाभनिष्कर्मणा किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले टॉपिक्स में आपको मैं बुद्ध से रिलेटेड सिंबल्स को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर आप मुझे बताएंगे कि ये महाभनिष्कर्मणा जो है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ही वॉन्डर्ड इन मेनी प्लेसेस। अब छोड़ दिया घर बार उन्होंने, ठीक है, जंगल में गए। अब जंगल में जब वो गए, अब मैंने आपको बताया ना वैदिक ट्रेडिशंस कैसे डेवलप हुए हैं। सबसे पहले वेद संहिता स्टडी की जाती है, फिर ब्राह्मण्स स्टडी किए जाते हैं, फिर अर्यंक, और अर्यंक जो स्टडी करते हैं या जिन्होंने अर्यंक कंपाइल किए, उन्होंने फॉरेस्ट लाइफ जिया, एस्टिक जीवन जीते थे वो,
ठीक है, और फिर फाइनली उपनिषद डेवलप हुए हैं। सो दैट मीन्स उस समय के आज भी जो है वो आप देखेंगे कि साधु का जीवन बहुत, भारत में बहुत सारे लोग साधु का जीवन जी रहे हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, या दूर बीहड़ क्षेत्रों में जाकर रहते हैं। तो वैसा ही उस समय भी था, राइट। बुद्ध ने रिनंसिएट किया, दैट मीन्स अब वो जंगलों में जाकर भटक रहे हैं, राइट, भिक्षा मांग रहे हैं और सच की तलाश में हम, सच की जब वो तलाश में थे तो उन्हें कई सारे टीचर्स मिले, राइट। ही वॉन्डर्ड इन मैनी प्लेसेस फॉर 7 years एंड मेट सेवरल टीचर्स लाइक अलारा कलमा। कहाँ मिले उनको? वैशाली में पहले टीचर मिले उनके, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा उडका और रामपुत उनको मिले राजगृह में, जिनसे उनको नॉलेज मिली। अब देखिए ये जो टीचर्स हैं, अलारा कलमा, उदका, मैंने आपको बताया ना, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस बोलते हैं कि 62 के अराउंड, 64-62 के अराउंड जो है वो क्या है? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं। जैन ट्रेडिशंस बोलते हैं कि 360 से प्लस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे भिक्षु हुआ करते थे उस समय, जो कि जरूरी नहीं है कि जैनिज्म, चरवाक, आजीविका या बुद्धिज्म तो बाद में बना, इनसे जुड़े हों, ठीक है। सो बुद्ध बहुत सारे ऐसे एस्टिक्स से मिला होगा, ऐसे भिक्षुओं से मिला होगा जो कि हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी रखते होंगे, यानी कि जो नास्तिक होंगे, जो वैदिक ट्रेडिशंस में बिलीफ नहीं रखते होंगे, ठीक है। उनके अलग अलग बिलीफ्स हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि वैदिक ट्रेडिशंस में बिलीफ नहीं होंगे, और वो अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी और ये राइट एंड रिचुअल्स के सर्कल से बाहर निकलकर कोई ट्रुथ जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे ही टीचर उनको अलार कलमा और उडाक मिले। आप मुझे बताएंगे अलार कलमा जो है वो किस फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। At Uruvela, he practiced the most rigid austerities, but they were of no help to him in reaching his goal. अब जैनिस फिलॉसफीज जो है वो प्रेवलेंट थी, क्योंकि तीर्थंकर तो कई सालों से थे, ठीक है, कई सैकड़ों सालों से तीर्थंकर थे। सो तीर्थंकरों की फिलॉसफी क्या थी? अपने बॉडी को तपाना है, बहुत ज्यादा हार्श ऑस्टेरिटी देनी है। तो बुद्ध ने वो भी कर कर देखा, कई कई दिन भूखे रहे बुद्ध, लेकिन तभी उनको तब भी जो है वो ट्रुथ की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि अपने शरीर को तपाकर ट्रुथ की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती। सो यहां पर जैनिज्म से थोड़ा सा अलग होता हुआ बुद्धिज्म नजर आता है, क्योंकि जैनिज्म एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है, बिल्कुल नंगे हो जाते हैं वो, बिल्कुल शरीर त्यागने तक जो है वो अपने आप को भूखा रखते हैं। बुद्धिज्म में थोड़ा सा मध्यम मार्गम गच्छामी वाला पॉइंट जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है, देखेंगे कैसे डेवलप हुआ। He then took a bath in river Niranjana and sat under a peepal tree at modern Bodh Gaya. Here at last at age of 35 he attained the supreme knowledge nirvana and known as the Buddha or enlightenment, right? Enlightened one. So बुद्ध कहलाए वो, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, जिसको बोध गया में उसको बोधि ट्री कहा गया। बाद में कहा गया है कि शशांक ने वो बोधि ट्री कटवा दिया, लेकिन ये पॉइंट अभी भी डिस्प्यूटेड है। हिस्ट्री ऑप्शनल में जाएंगे तो हिस्टोरियोग्राफिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तथागत, ही हु हैड अटेन्ड द ट्रुथ, ठीक है, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिसने ट्रुथ प्राप्त कर लिया, उसको कहा गया तथागत। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाक्या मुनि और सेज। सो शाक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं और भिक्षु का मुनि का जीवन जी रहे हैं, तो शाक्या मुनि कहलाए। He delivered his first sermon at Isiptana, the deer park at Sarnath near बनारस। तो पहला उन्होंने अपना सरमन, पहला प्रवचन कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में। सो ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करना, क्योंकि आंसर राइटिंग तक पहुंचाना है आपको, राइट। तो इसीलिए इन सेशंस के साथ जुड़े रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट तैयार करना। प्री निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस निकालना है। इफ यू आर मेंस रेडी देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, मार्क माय वर्ड्स। बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स लगाकर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, बट जो एक्चुअली, मतलब समझ रहे, जो एक्चुअली प्रीलिम्स क्रिएट करते हैं वो मेंस रेडी थे। बाकी बहुत लोग ट्रिक लगाकर जो है वो, मतलब काफी सारे फंडे हैं, काफी सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस, कई साल, कई स्टूडेंट्स होंगे 4-5 साल से प्री क्लियर कर रहे होंगे, तो उनको प्री क्लियर करने की ट्रिक आ गई, लेकिन उनको प्री क्लियर करने की ट्रिक आती है बस। असल खेल क्या है? असल खेल है मेंस क्लियर करना, राइट। नेक्स्ट, द सरमन वॉज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तना कहा गया, ठीक है, एंड दिस इज द साइन फॉर धर्म चक्र प्रवर्तना कहा गया इस पहले सरमन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे धर्म चक्र प्रवर्तना के लिए सिंबल क्या है, ठीक है। जो उन्होंने
निर्वाण प्राप्त किया, इसके लिए सिंबल अगर है तो क्या है? ठीक है। For the next 45 years, he led the life of a preacher and laid the foundation of Buddhist order of monks. यहां पर बुद्ध ने जो है वो अपना संघ क्रिएट किया, राइट। हम देखेंगे अगले टॉपिक पर कि बुद्ध के जीवन के बाद इस संघ ने कैसा रूप लिया, लेकिन बुद्ध ने जीते जी ये संघ क्रिएट किया। और बेसिकली ये संघ क्या कह रहा है? ये संघ जो है वो बता रहा है कि आप कैसे मेरी बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हो, आप कैसे इस बर्थ के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो भी बर्थ के साइकिल से बाहर निकालना चाहते हैं। जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म बर्थ के साइकिल से बाहर निकालना चाहता है, ठीक है, बर्थ रिबर्थ के साइकिल से बाहर निकालना चाहता है। तो समझते हैं ये है क्या एक्चुअली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स क्या हैं? बुद्धा वर, श्रीपुत्र, मोगलना, आनंदा, महाकसापा और उपाली, इन व्यक्तियों के नाम आप ध्यान रखेंगे। आगे जब बुद्ध का जीवन खत्म होगा उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किंग्स लाइक प्रसन्नजित। अब बुद्ध के कंटेम्पररी कौन है आप मुझे बताएंगे? प्रसन्नजित ऑफ कोसला, बिंबिसार एंड अजात शत्रु ऑफ मगध एक्सेप्टेड हिज डॉक्ट्रिन्स एंड बिकेम हिज डिसाइपल। उसके अलावा और कौन कौन से शासक जो हैं वो बुद्ध के कंटेम्पररी थे? गंधार का कौन सा शासक बुद्ध का कंटेम्पररी था? ठीक है। और भी मैंने आपको पहले बताए हैं ये, जब मैं आपको मगध या 16 महाजनपद के बाद जब मैं आपको या 16 महाजनपद और फिर जब मगध एम्पायर एस्टेब्लिश कैसे हो रहे थे, यानी कि प्री मौर्य पीरियड जब मैं आपको समझा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था बुद्ध के कंटेम्पररी कौन कौन है। जिसको याद है कमेंट में जरूर मेंशन करें। ही डाइड, जब वो मरे उसको कहा गया महापरिनिर्वाणा। आप मुझे बताएंगे इसके लिए सिंबल क्या है? एट कुशीनगर इन द कैपिटल ऑफ मल्लाज एट एज ऑफ 18 483 BCE। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों से जुड़े हुए जो भी जनपद महाजनपद हैं, उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। वो सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का कंटेम्पररी कौन था वो ध्यान होना चाहिए, वो सवाल बनता है। बुद्ध के शिष्य कौन थे वो ध्यान होना चाहिए, सवाल बनता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनका नाम ध्यान होना चाहिए, जितनी भी साइट्स हैं उनका नाम ध्यान होना चाहिए। उन साइट पर रिलेटेड बुद्ध के जीवन में क्या आर्किटेक्चर है ना, बुद्ध के जीवन में उन साइट से रिलेटेड क्या पॉइंट से ध्यान होना चाहिए। फिर बुद्ध के जीवन के बाद वहां पर क्या आर्किटेक्चर किसने बनवाया, या प्रेजेंट डे में अगर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है वहां पर उन साइट्स में, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। यहां पर घुमा फिरा कर सवाल बनाता है यूपीएससी इस तरह। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, वैसे बुद्धिज्म जैनिज्म पर अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मगध 16 महाजनपद इन सब पे तो कराए हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग्स क्या रही बुद्धा की? So Shakyamuni Buddha did not involve himself in fruitless controversies regarding metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc. तो सबसे पहली बात तो बुद्ध ने, जैसे चरवाक ने कहा ना कि ये जो मतलब जो दिख नहीं रहा, जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, जीवन की बाद की चीजों में आप समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जो आपका जीवन चल रहा है इसी को ही आप बेहतर करें, ठीक है। तो गॉड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोल के बारे में आगे बताऊंगा, सोल और बुद्धिज्म का क्या लेना देना है। कर्म के बारे में उन्होंने कुछ, मतलब इन सारे पॉइंट्स को अवॉइड किया उन्होंने कि ये सब जो चीजें हैं ना ये मतलब समझ रहे हैं फ्रूटफुल नहीं है ये, ठीक है, इनसे बाहर निकल के हमने सोचना है। एंड कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग मैन। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इंसान की, इंसान के दुखों का कारण क्या है, इंसान के दुखों का कारण ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। इंसान की सफरिंग्स का कारण जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, और इंसान की सफरिंग का कारण है उसकी खुद की ही इच्छाएं। ये बुद्ध ने कहा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, आपकी सफरिंग्स कंट्रोल हो जाएंगी, बस दैट्स इट, सिंपल सी बात, ठीक है। बुद्धा प्रूव टू बी प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हु टुक नोट ऑफ रियलिटीज ऑफ द डे, ठीक है, जीवन की सच्चाइयां समझिए, ठीक है। ये जो गॉड, सोल, कर्मा, कंसीक्वेंसेस, आफ्टर लाइफ, रिबर्थ वगैरह, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो सकती। तो यहां पर आप देख रहे हैं बुद्ध की टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा रियलिटी से जुड़ी हुई है, बुद्ध की टीचिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, आपको कंपैरिजन करना होगा किसके साथ?
हेटेरोडॉक्स सेक्ट, अन्य हेटेरोडॉक्स सेक्ट एज वेल एज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के साथ सवाल बन सकता है और बनता भी है इनफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धा टॉट हिज फॉलोवर्स ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। बुद्ध ने कहा कि 4 सच्चाई हैं। अब ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के पास 6 प्रमाण है नॉलेज प्राप्त करने के। ठीक है, सिमिलरली जैन के पास जो है वो अपने अलग सोर्सेज हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए, वो है महावीर और उनके टेक्स्ट या तीर्थंकरों के टेक्स्ट। बुद्ध ने कहा कि 4, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्य सत्यानी है। क्या क्या है वो? सबसे पहला है दुख, कि जीवन में दुख है भैया, इस चीज को मानो। ठीक है, जीवन जो है वो खुशियों से नहीं भरा हुआ, जीवन में दुख है, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। हर मतलब सर्वाइवल वाला जीवन है सभी जानवरों का, तो दुख है। दूसरी चीज दुख समुदाय। अगर ये बात आप जान गए सबसे पहली बात कि दुख है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि दुख के जो है वो कारण है, दुख बगैर कारण के नहीं है, और जो कारण है ना वो कर्म से नहीं जुड़े हुए, वो रीबर्थ से नहीं जुड़े हुए, वो सोल से नहीं जुड़े हुए, वो गॉड से, मतलब वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल चीजों से जुड़े हुए हैं वो, मतलब दुख समुदाय, राइट। अब अगर कॉजेज हैं दुख के, तो वो कॉजेज क्या, बेसिकली इच्छाएं। ठीक है, अगर कॉजेज है दुख की, तो दुख का निरोध भी है, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। आप दुख पर कंट्रोल पा सकते हो, दुख निरोध गामिनी प्रतिपथ। अब चौथा बात बताए कि दुख को सेसेट करने के, रोकने के जो है वो तरीके हैं, और वो क्या है, देयर इज अ वे लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग्स। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग को अगर आप चलते हैं, ठीक है, वहां पर जैनिज्म में जो 5 महाव्रत थे उसको फॉलो अगर आप करेंगे तो सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अगर जो आपकी सफरिंग्स हैं जीवन में, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। इट इज मिडल पाथ विच अवॉइड्स एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ जो जैन का पाथ है वो एक्सट्रीम है, बुद्धिस्ट जो पाथ है ये क्या है, ये मॉडरेट है, ये जो है वो मिडल पाथ कहता है, ये एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट है। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म सेंट्रलिटी, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। एक्सट्रीमिज्म जो है वो हानिकारक है, किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म हो, राइट। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? बुद्धा एनंशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ टू रिलीव वंस सफरिंग। द 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला तो राइट व्यू। अब वही है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स, क्योंकि ये निकले तो वहीं से ही है ना, ठीक है, इन्होंने पढ़े तो उपनिषद ही है ना, राइट। तो वहां पर 6 प्रमाणों की बात हुई है, तो दैट मीन्स नॉलेज को एक्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए? राइट व्यू, सही तरीके का परसेप्शन होना चाहिए आपका। इट इज टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड इज फिल्ड विद सॉरो जनरेटेड बाय डिजायर, द एंडिंग ऑफ डिजायर विल लीड टू द लिबरेशन ऑफ सोल। राइट व्यू क्या कहता है कि किसी कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए कि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आप जो है वो अपना जीवन आपने झकझोर दिया उससे, आप दुख में, आप सफरिंग में, तो वो आपका राइट व्यू नहीं है। आप उसको इस तरह समझिए कि वो उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई, जिसका शरीर खत्म हो गया, उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई, वो अब इस मतलब इस दुख भरी जो जीवन है, दुख भरा जो धरती है, इससे जो है वो मुक्त हो गए हैं वो, ठीक है, वो आपकी यादों में जीवित हैं, वो इस धरती से जो है वो मुक्त हो गए हैं। तो अगर आप व्यू बदल देंगे, ठीक है, आपकी डिजायर क्या है? आपकी डिजायर है कि वो व्यक्ति काश वो जिंदा होते, ठीक है, ये आपकी डिजायर है, और यही डिजायर आपके दुख का कारण है। आप ये सोचिए कि वो अपनी दुख समस्याओं से मुक्त हैं, ठीक है, और वो आपकी यादों में जीवित है, राइट। तो अगर आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी सफरिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, अपनाइए इस चीज को। नेक्स्ट चीज राइट रिजॉल्व, इट सीक्स टू अवॉइड द एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस एंड लग्जरी। नेक्स्ट चीज, आप अपनी सेंसेस पर कंट्रोल लाएं, ना ही ज्यादा बहुत स्वादिष्ट खाना है, ना ही बहुत स्वादिष्ट, मतलब समझ रहे हैं, हर जितने भी हमारी सेंसेस हैं और जो भी सेंसुअल प्लेजर हैं, उनको, जो भी लग्जरी है उसको कंट्रोल में लाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको अपना जीवन खत्म कर देना है, नहीं, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लग्जरी होनी चाहिए, यानी कि एक मिडिल पैथ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट रिजॉल्व, राइट। नेक्स्ट चीज, इट एम्स टू लव ह्यूमैनिटी एंड इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, राइट। कंपैशन डेवलप करना है आपको अपने अंदर, सेल्फ लव में, वैनिटी में नहीं इंडल्ज रहना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है, जो कि भारतीयों की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कहेंगे इंडियंस की क्या समस्या है, तो मैं बोलूंगा कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है। नेक्स्ट, राइट स्पीच रखना है। इट सीक्स एम्फसाइजिंग स्पीकिंग द ट्रुथ ऑलवेज। सत्य कहिए और मीठा वचन बोलिए। जितना मीठा और जितना सत्य वचन बोलेंगे उतना आपका कॉन्शियस क्लियर रहेगा, ठीक है। राइट कॉन्डक्ट, अंडरस्टूड द अनसेल्फिश एक्शन, ठीक है। जो भी आप एक्शन लें उसके कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखें और अनसेल्फिश या सेल्फलेस एक्शंस लेने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करें, ठीक है। राइट लाइवलीहुड क्या बोलती है? इट इंस्ट्रक्ट्स दैट अ मैन शुड लिव ऑनेस्ट, मीन चोरी चकारी नहीं करनी, डकैतियां नहीं डालनी, ठीक है। उसको फिर बीमारी का नाम नहीं लोग बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया हो गया, भैया चोरी करने की आदत हो गई। बहुत सारे लोगों को कंपल्शंस होते हैं, ठीक है, ओसीडीज होते हैं चोरी करने के, ठीक है, कंपल्शंस हो जाते हैं कि चोरी करना ही करना है, राइट। तो अवॉइड करना है, इस तरह की ओसीडीज डेवलप नहीं होने देनी। ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस में लेकर आइए, ध्यान लगाना शुरू कीजिए, सारी ओसीडीज ठीक हो जाएंगी, ठीक है। राइट एफर्ट, इट इज प्रॉपर वे ऑफ कंट्रोलिंग वंस सेंसेस सो एज टू प्रिवेंट बैड थॉट्स। यस, राइट एफर्ट, जैसे कि मैंने कहा ना कि ध्यान लगाइए। मैं बिल्कुल बेसिक बात बोलता हूं, कोई ज्यादा आपको मेडिटेशन में मुश्किल चीज है ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बोलता हूं। 10 मिनट आराम से बैठकर केवल लंबी गहरी सांसें लो और कुछ नहीं करना। अगर आप रोज 10 मिनट ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड केमिस्ट्री बैलेंस हो जाएगी 1 महीने के अंदर। और फिर देखिएगा क्या जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज आया आपके फोकस में, ठीक है। आपकी पॉजिटिव आउटलुक कितना ज्यादा बढ़ा है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, आपके मतलब समझ रहे हैं, बेसिकली आपकी ब्लड केमिस्ट्री पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो आप जो भी हैं जेनेटिकली उसके बेस्ट में आ जाएंगे। समझ, आप जेनेटिकली जो है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो भी आप जेनेटिकली है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आप देंगे अगर अपनी ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस करते हैं तो। और उसको बैलेंस करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है टेकिंग डीप ब्रेथ्स। वही ये कह रहा है, राइट एफर्ट, अपनी सेंसेस को सही डायरेक्शन में लगाना है, बैड थॉट्स अपने आप जो है वो बैलेंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज थ्रू करेक्ट मेंटल एक्सरसाइज दैट वन कैन डिस्ट्रॉय डिजायर एंड अटैचमेंट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना, करेक्ट मेंटल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिससे डिजायर को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही डिटैच कर लिया, राइट। डिजायर को कंट्रोल करना, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना, बिल्कुल भी डिटैच नहीं करना ना, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना, राइट। राइट माइंडफुलनेस, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया दैट बॉडी इज इम्पर्मानेंट एंड मेडिटेशन इज द मीन्स फॉर रिमूवल ऑफ वर्ल्डली इविल्स। मेडिटेशन करना है, ठीक है। ध्यान लगाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस में लाएंगे तो जो फालतू के हार्मोन दौड़ रहे हैं आपके ब्लड में, फालतू का जो एड्रेनलिन जो रिलीज हो रखा है, ठीक है, हार्ट बीट जो जैक्ड है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, वो बैलेंस में आएगा। फिर आपको नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस, फिर आपको एंग्जाइटीज नहीं होंगी, ठीक है। राइट माइंडफुलनेस होगा, फिर इविल थॉट्स दिमाग में नहीं आएंगे, वर्ल्डली इविल से आप दूर हो जाएंगे, राइट। राइट कंसंट्रेशन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इट विल लीड टू पीस, मेडिटेशन विल अनरेवल द रियल ट्रूथ। मेडिटेट करना शुरू करें, मेडिटेशन तक आप बाद में पहुंचेंगे, पहले डीप ब्रेथ्स लेना शुरू करें, उससे धीरे धीरे कंसंट्रेशन, सही डायरेक्शन में दिमाग लगाइए, अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, ठीक है। यही सब बुद्ध कह रहे हैं। सो राइट माइंडफुलनेस, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन, दीज आर द 8 फोल्ड पाथ। कहीं भी आपको नजर आएगी बहुत आपको कुछ मतलब तपस्या करनी है और उससे आपको कोई रिचुअल करना है, राइट करना है, नहीं। ये बिल्कुल बेसिक बात बोल रहा है कि अपनी ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस कर लो, अपनी वाणी को कंट्रोल, अपनी बॉडी को मतलब अपनी बॉडी को जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रखो, ठीक है। बिल्कुल सही आप काम करो, अपने आप वही निर्वाण है। आफ्टर लाइफ के बारे में भूल जाइए, जो बिल्कुल बैलेंस्ड आप जीवन जो जी रहे हैं ना, जो बिल्कुल बैलेंस्ड आप जीवन जिएंगे वही निर्वाण है। इस जीवन के बाद के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल बैलेंस्ड जीवन जी लीजिए, वही निर्वाण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धाज टीचिंग्स, एनीवन हु फॉलो द 8 फोल्ड पाथ कंसीडर्ड एज मिडल पाथ, ठीक है, जिसके मध्यम प्रतिपद कहा गया, वुड अटेन साल्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल पोजीशन। सो बुद्ध जो है वो सोशल पोजीशन का ध्यान नहीं दे रहे। जैनिज्म ने वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहा कि सभी के लिए, महिलाएं, शूद्र, सभी जो है वो कर सकते हैं, सभी इंसान कर सकते हैं 8 फोल्ड पाथ को फॉलो,
ठीक है। बुद्धिज्म लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन लॉ ऑफ कर्मा। सो कर्मा पर जो है वो बुद्धिज्म ने ध्यान दिया। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय द पास्ट एक्शंस, ठीक है, बट नॉट ऑफ द प्रीवियस बर्थ। लेकिन आप ही के जीवन के जो आपने कर्म किए हैं वही आपके प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है, बट नॉट ऑफ प्रीवियस बर्थ। क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो प्रीवियस बर्थ की बात करने लग जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं तुम्हारे जन्म जन्म के कर्म है। नहीं, इसी जन्म के जो कर्म है वो आपने किए हैं, वो आप अपने मतलब अगर आप कॉन्शियसली नहीं बुरा मान रहे, लेकिन सबकॉन्शियसली तो गिल्ट आपका दिमाग लेकर चल ही रहा है, और वो आपसे ऐसे कदम उठवाएगा जिससे आप कभी भी एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाएंगे। बैलेंस लाइफ नहीं होगा तो कभी भी साल्वेशन नहीं होगा। दैट लिविंग दैट बैलेंस्ड लाइफ इज साल्वेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो वो बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको कर्मों को अपने मतलब समझ रहे, राइट फोल्ड जो 8 फोल्ड पाथ है उस पर चलिए, कर्म आपके बैलेंस रहेंगे। आपका दिमाग कभी गिल्टी कॉन्शियस लेकर चलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ अ मैन इन हिज लाइफ एंड द नेक्स्ट depends upon his own actions. Every individual is the maker of his own destiny. We are all born again and again to reap the fruits of our karma. अब देखिए, अब ना जो गौतम बुद्ध थे वो आफ्टर लाइफ पर उन्होंने इतना एम्फोसिस नहीं दिया, लेकिन ओवर द पीरियड जो हीनयान और महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस जो डेवलप हुए ना, उसमें धीरे धीरे आफ्टर लाइफ या नेक्स्ट जन्म वाला पॉइंट जो है वो ऐड होता गया। क्यों? क्योंकि फिर हम महायान में देखेंगे कि बुद्ध के ही कई सारे जन्मों की बात चल रही है, ठीक है। सो बेसिकली कर्मा को उन्होंने वही जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की कर्म की फिलॉसफी थी कि जन्म आपके कर्म जो है वो अगले जन्म पर असर डालेंगे, ये बात जो है वो गौतम बुद्ध ने पूरी तरह ठोस तरीके से नहीं रखी, लेकिन जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस आगे डेवलप हुए दे अडॉप्टेड दिस पॉइंट, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल हैज नो सिंस ही इज नॉट बोर्न अगेन। अगर कोई सिन करेगा ही नहीं तो उसका जन्म दूसरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो इस लाइफ के साइकिल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो जबकि गौतम बुद्ध ने इन सारे गॉड, ट्रुथ, गॉड, सोल, लाइफ साइकिल, इनकारनेशन, इन सब डिस्कशंस में उतरना सही नहीं समझा, लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस जो डेवलप हुए उन्होंने इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। आगे मैं हीनयान महायान समझाऊंगा तो वहां पर ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। Thus the doctrine of karma is the essential part of teachings of Buddha, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जो है वो बुद्ध की टीचिंग्स में जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जबकि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूं, जबकि बुद्ध ने ही शुरू में इन सब चीजों पर ध्यान देना मतलब अवॉइड किया, बट फाइनली बुद्ध के जीवन के साथ या बुद्ध के जीवन के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा या बुद्ध की टीचिंग्स जो कंपाइल हुई हैं लिटरेरी वर्क्स के नाम पर, राइट, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को इंक्लूड किया गया है, जबकि इनिशियली बुद्ध ने अवॉइड किए इन सब डिस्कशंस को, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धा प्रीच्ड निर्वाणा द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ ऑफ मैन। इट मीन्स द शेडिंग ऑफ ऑल डिजायर्स एंड एंडिंग ऑफ सफरिंग्स व्हिच फाइनली लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम रिबर्थ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू निर्वाण क्या है बुद्ध, कि अगर आप अपनी सारी सफरिंग्स को एंड कर देते हैं, सारी सफरिंग्स कैसे एंड होंगी, सारी डिजायर्स एंड होंगी, ठीक है, तो आप जो है वो रिबर्थ की साइकिल से बाहर निकल आएंगे। सो रिबर्थ की साइकिल को तोड़ने का काम ही ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कह रहे हैं, वही जैनिज्म कह रहा है, वही बुद्धिज्म कह रहा है, राइट। बाय अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिजायर वन कैन अटेन निर्वाणा, देयरफॉर बुद्ध प्रीच दैट एनहाइलेशन ऑफ डिजायर इज द रियल प्रॉब्लम, ठीक है। दुखों का निर्वाण करना है तो इच्छाओं का अंत कीजिए, ये कहा बुद्धिज्म ने, बिल्कुल बेसिक पॉइंट, ठीक है, ये कहा बुद्ध ने। नेक्स्ट, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस विल नॉट एंड डिजायर। सो वैदिक ट्रेडिशंस को, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नेग्लेक्ट किया पूरी तरह। सो अनलाइक द एम्फोसिस ऑन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इन वैदिक रिलीजन, ही लेड एम्फोसिस ऑन द मॉरल लाइफ ऑन इंडिविजुअल। उन्होंने कहा कि 8 फोल्ड पाथ पर चलो, एक मॉरल लाइफ जियो, वहां से आपको निर्वाण मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। द बुद्ध मे बी कॉल्ड एन एग्नोस्टिक। अब बुद्ध गॉड पर विश्वास करते भी थे पूरी तरह और नहीं भी करते थे, तो एग्नोस्टिक थे वो। उनका आपको क्लियर जो है वो मतलब क्लियर स्टेटमेंट नहीं नजर आएगा दैट ही नीदर एक्सेप्ट्स नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। ही लेड द एम्फोसिस ऑन लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा की थ्योरी पर उन्होंने एम्फोसिस दिया लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इनिशियली नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो डॉक्ट्रिन डेवलप किया, उन्होंने, क्योंकि शुरुआत में वो बहस में नहीं उतरे, राइट, बाद में उनसे लोग बहस करने आए, उनकी संघ बना पूरा, उन्होंने डिस्कशंस किए और फिर
लॉ ऑफ कर्मा जो है वो डेवलप हुआ। लेकिन गॉड को लेकर उनका पॉइंट जो है वो मतलब एग्नोस्टिक रहे, वो क्लैरिटी नहीं ला पाए। ठीक है, लाइक जैनास ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है, हेंस हेटेरोडॉक्स। ही आर्ग्यूड दैट द कंडीशन ऑफ मैन इन दिस लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ओन डीड्स, कर्म पर डिपेंड करती है, ठीक है, किसी और प्राकृत पुरुष इन सब पर डिपेंड नहीं करती, राइट। ही थॉट दैट एटर्नल सोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे जैनिज्म कहता है कि एटर्नल एलिमेंट्स हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स भी कहते हैं कि कुछ एटर्नल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बुद्धिज्म कहता है कि सोल एटलीस्ट एटर्नल एलिमेंट नहीं है, राइट। हाउएवर ही एम्फसाइज्ड अहिंसा। अब अहिंसा को उन्होंने प्रमोट किया क्योंकि बुद्धिस्ट संघ जो है वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज उनके साथ जुड़ी, और सभी राजाओं को आपस में लड़ने से रोकने के लिए बुद्धिज्म जैनिज्म उनको दिया गया ताकि राजा आपस में ना लड़े और ट्रेडिंग कम्युनिटीज बढ़िया से काम कर सके, ठीक है। बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग क्रीचर्स ही endeared himself to all, right। so मतलब समझ रहे हैं, बुद्ध सभी से प्रेम करने की बात कर रहे थे, इससे जो है वो बुद्ध के खिलाफ भी कई लोग आकर खड़े हो गए। इवन अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन ही डिड नॉट शो द लीस्ट एंगर और हेटेड एंड इंस्टेड कॉन्कर्ड एवरीवन बाय हिज लव। तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण बार बार बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला जा रहा था, तो बुद्ध ने जो है वो बहुत कामनेस से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तो बहुत लोगों ने बुद्ध को गालियां दी, मारने की कोशिश करी, लेकिन बुद्ध ने बहुत अहिंसा से, बहुत कामनेस से उनका सब मतलब विरोध भी नहीं किया, इनफैक्ट विरोध भी नहीं किया, बहुत कामनेस से उस सिचुएशन को हैंडल किया। हिज रिलीजन वाज आइडेंटिकल विद मोरालिटी एंड इट emphasized purity of thought, word and deed. He was a rationalist who tried to explain things in light of reason and not the basis of blind faith। तो देखिएगा, so he was more of a social reformer, क्योंकि उन्होंने रीजन की बात करी, उन्होंने कहा कि अपना रीजन लगाओ, लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब उल्टे सीधे लॉजिक को मानकर आप कैसे फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिशंस को, ठीक है। आप लॉजिकल बात करो, आप कुछ मतलब आप मोरालिटी की बात करो, राइट। तो सोशल रिफॉर्मिंग का काम किया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, though he did not make a direct attack on caste system, he was against any social distinctions and threw open his order for all। so क्या इन्होंने वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि रहना तो मतलब इन्फ्लुएंस तो उसी समाज को करना है, लेकिन उन्होंने सबको बोला कि शूद्र भी आओ, महिलाओं भी आओ, क्षत्र भी आओ, वैश्य भी आओ, सभी आओ और जुड़ो मेरे संघ के साथ, ठीक है। Therefore Buddhism was more of a social than a religious revolution। लेकिन महिलाओं को लेकर पॉइंट ये है कि बुद्ध शुरू में जो है वो महिलाओं को जोड़ने के लिए थोड़े से रिलक्टेंट थे, फिर उनके साथियों द्वारा उनको समझाया गया, उनके शिष्यों ने भी बोला कि मतलब महिलाओं को भी जोड़ा जाए, और फिर संघ के साथ जो भिकुनियां हैं यानी कि महिलाएं भी जो हैं वो जुड़ी, राइट। इट टॉट द कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स एंड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकल एथिक्स जो है वो कीवर्ड है बुद्धिज्म से जुड़े हुए, ठीक है। प्रैक्टिकल एथिक्स, सोशल इक्वालिटी, ठीक है, लाइट ऑफ रीजन, मोरालिटी, राइट। अब बुद्धिस्ट व्यू ऑन सोल, सोल के बारे में बुद्धिस्ट का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू बुद्धा ऑल थिंग ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग, ठीक है। सो नथिंग इज एटर्नल। जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ एटर्नल एलिमेंट है, 6 एटर्नल एलिमेंट है। अब मुझे कमेंट में बताएंगे क्या है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, और छठा किसने ऐड किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा ऑल थिंग्स आर ट्रांजिएंट एंड चेंजिंग। सो कुछ अगर एटर्नल नहीं है तो सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और अगर बदलाव है तो उसी वजह से दुख है, तो हमें बदलाव को एम्ब्रेस करना है, उससे दुखी नहीं होना, ठीक है। क्योंकि हमारी डिजायर बदलाव ना हो, ये जो हमारी डिजायर है इसी से ही दुख पैदा हो रहा है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो नथिंग इज परमानेंट वाला जो फंडा है ये बुद्धिज्म से निकल कर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। द कंपोजिशन ऑफ ऑल एग्रीगेट्स इज लायबल टू चेंज, वट एवर इज ट्रांजिएंट इज पेनफुल। बदलाव जो है वो पेनफुल है। एंड वेयर चेंज एंड सॉरो प्रिवेल द क्वेश्चन ऑफ अ परमानेंट इमॉर्टल सोल डज नॉट अराइज। परमानेंट नहीं है, इमॉर्टल नहीं है सोल, बदलाव आ रहा है सोल में, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि सोल जो है वो आपके शरीर में सोल, किसी व्यक्ति में, किसी जानवर में सोल, किसी चीज में सोल, ये सारी चीजें जो है वो मतलब फायदे की नहीं है। अगर है भी तो इन पर बात करेगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एटर्नल नहीं है, क्योंकि ये शरीर खत्म हो जाएगी, ये सोल खत्म हो जाएगी, ठीक है।
क्या आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ है कि ये सोल, बुद्धिज्म ने कहा, क्या आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ है कि ये शरीर खत्म होने के बाद ये सोल जो है वो जीवित रही और किसी और के अंदर गई? ठीक है, तो खैर सोल को लेकर जो है वो, मतलब सोल को एटर्नल बताया गया। लेकिन आप कहेंगे, आप देखेंगे कि कर्मा की जो थ्योरी है वो रिबर्थ के साथ जोड़ी है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ने, राइट, खास तौर पे जो महायान है। तो बुद्ध की टीचिंग्स ही बाद में बुद्ध की टीचिंग्स को ही बाद में बुद्धिस्ट फॉलोअर्स ने कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझेंगे आगे जब अलग अलग बुद्धिस्ट सेक्ट को देखेंगे तो। ठीक है, द थ्री फोल्ड नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड ऑल दैट कंटेन्स आर अनित्य, दुख एंड अनंत। ये तीन फोल्ड है इस वर्ल्ड के। ठीक है, ये इस जो भी धरती है इसके ये तीन नेचर है, तीन कुदरत है। क्या क्या है? अनित्य यानी कि ट्रांजिजेंसी, कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। दूसरा दुख, अगर वो परमानेंट नहीं है तो सॉरो है, दुख जुड़ा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके, अगर आपका ही जीवन समाप्त होता है, ठीक है, तो आपके बाद जो आपको चाहने वाले लोग थे उनके लिए वो एक दुख का विषय होगा। ठीक है, तो मैं केवल जीवन की बात कर रहा हूं, और भी जितनी भी चीजें हैं जीवित या निर्जीव वो परमानेंट नहीं है, राइट। तो उनके जाने से क्या होगा? दुख पैदा होगा। और देयर इज नो सोल, अनंत। ठीक है, सोललेसनेस जो है वो, सोल जैसी कोई भी चीज नहीं है। कर्म की वजह से असर पड़ता है अगले जीवन पर, लेकिन सोल जैसी कोई चीज नहीं है। एटर्नल तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर जीवन के साथ सोल खत्म हो जाती है। सो एक्चुअली सोल को उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि आत्मा करके कोई चीज ही नहीं है शरीर में। ठीक है, कॉन्शियस है आपका, आपकी चेतना है, लेकिन आत्मा नहीं है। डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स एक्ट सोल इज एटर्नल। जैनिज्म के हिसाब से भी सोल एटर्नल है, और चेतना जो है वो आपके शरीर की होती है, राइट। सो आत्मा और चेतना दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धिस्ट चेतना की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। उस कॉन्शियस को बैलेंस रखना है, क्लीन रखना है। ठीक है, मोरल रखना है उस कॉन्शियस को, गिल्ट फ्री रखना है उस कॉन्शियस को। ठीक है, लेकिन आत्मा नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक एन एंड्योरिंग सेल्फ और सोल इन अ मैन। ठीक है, सो देयर इज नो सोल। मैन इज कंपोज्ड ऑफ 5 ग्रुप्स, 4 ग्रुप हैं इंसान। अब बना किससे है? सोल नहीं है। तो सबसे पहला तो स्कंद। ठीक है, ये 4 ग्रुप, सॉरी 5 ग्रुप हैं। क्या क्या है? फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स आर रूप। सबसे पहले तो रूप है, जो कॉन्शियसनेस है वो रूप के अंदर है, राइट, फॉर्म। दूसरा है वेदना, फीलिंग्स है व्यक्ति की। ठीक है, समझा, परसेप्शन है। उसके अलावा संस्कार, डिस्पोजिशन एंड विजना या विज्ञाना, कॉन्शियसनेस। देखिए ये आ गया कॉन्शियसनेस। तो ये 5 चीजों से बना है शरीर। सबसे पहले तो रूप, राइट, यानी कि ये शरीर, ये बेल्ट जो है वो ये रूप है, राइट। उसके अलावा फीलिंग्स, वेदना है, इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स है, राइट, उनको कंट्रोल करना है। सेंसेस की बात चल रही है, राइट, इनको कंट्रोल करना है, ये वेदनाओं को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है परसेप्शन, समझना कि आप किसी पॉइंट को कैसे परसेप्ट कर रहे हैं। ये वो क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से आ गया। दिस वाज अ क्या है, ये प्रमाण है ये। ठीक है, सो परसेप्शन, आप कैसे परसीव करते हैं किसी पॉइंट को। ठीक, संस्कार है, डिस्पोजिशन, आपने कैसे किसी एक्शन को एग्जीक्यूट किया। और फिर आपकी कॉन्शियसनेस है। इन 5 चीजों से जो है वो पुरुष या मतलब व्यक्ति जो है वो बना है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ध्यान रखना है आपको, सोल नहीं है। Thus the individual is made up of combination of these 5 components which are never the same from one moment to next, and therefore his whole being is in state of constant flux. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आपकी संवेदनाएं, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बदलती रहेंगी। आपके परसेप्शंस, मेरे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके परसेप्शंस ही मैंने कितनी बार बदल दिए। आपकी कॉन्शियसनेस हर वक्त, आप बचपन जब आप छोटे थे तो आपकी चेतना अलग थी। ठीक है, धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास हो रहा है, तो आपकी चेतना भी हमेशा बदलती रहेगी। आपका रूप बदलता रहेगा। आप छोटे थे, आप जवान हो गए, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आपका जो रूप है वो भी बदलता रहेगा। सो दैट मीन्स ये जो 5 चीजें हैं जिससे शरीर बना है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नथिंग इज एटर्नल, ये एवर चेंजिंग है। ये हमेशा सेकंड्स के हिसाब से चेंज हो रही है ये, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहां पर आकर हमारा आज का टॉपिक होता है ये खत्म। आज हमने क्या समझा कि बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उठाए और बुद्धिस्ट
जो गौतम बुद्ध की जो फिलोसफीज है उन्हें हमने समझा, खास तौर पे ये बुद्धिस्ट व्यू ऑन सोल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शनल पर सवाल बनता है, जीएस 1 में भी सवाल बन सकता है यहाँ पर, राइट। 10% डिस्काउंट चाहिए, जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर, प्राइस हाइक से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल डिस्काउंटेड प्राइस, हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं आपको। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के सेशन को यहां खत्म करता हूं। नेक्स्ट बुद्धिज्म सेकंड पार्ट आएगा, इसके बाद समझाऊंगा कि अलग अलग जो है वो बुद्ध सेक्ट्स कैसे डेवलप हुए, बुद्ध के जीवन के बाद की कहानी देखेंगे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, ये जो आज ही फिलॉसफीज मैंने बताई है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये 5 एलिमेंट्स जिनसे जुड़कर शरीर बना है, इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अलग अलग सेक्ट्स हैं फिर उनका मानना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।